वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के पेपर के डिस्कशन में। देखते हैं कैसा पेपर रहा, क्या डिफिकल्ट था, क्या ट्रेडिशनल था। तो सबसे पहले शुरू करें तो जो क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया के काफी ज्यादा जो एक्सपेक्टेड लाइंस में होते हैं कुछ ऐसे ही है। ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे जैसे चेंजेस विद सोसाइटी और इकोनॉमी में फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो जो आयरन से लेके सोसाइटल चेंजेस जो होते हैं थोड़ा डिग्गे भी देखा गया, वो क्या था उस पीरियड में, ये यहाँ आंसर करना था। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, तो आपके पास ज्यादा स्कोप भी नहीं था चीजों में इवॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगेन पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। अगर आपको याद हो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक आती है इसमें स्पेसिफिकली पल्लवास के बारे में मेंशन किया गया, इनका क्या रोल रहा है, किस तरह का वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते रहे वहाँ के कल्चर सोसाइटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगेन एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आर्ट एंड कल्चर से पिक किया गया है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल इसलिए सा लग रहा है क्योंकि लोग जनरली उस सेक्शन को उतना कवर नहीं करते, काफी टाइम से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहे थे। अगले क्वेश्चन को देखो, पूछा जा रहा है व्हाट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, इवेंट्स व्हिच लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम सब पढ़ते हैं, सबको पता होता है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे तब भी तो रिजल्ट इसके पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के स्पेसिफिक जो इवेंट्स थे जिनकी वजह से जो तात्कालिक जो इमरजेंट चीजें हुई उसी टाइम में इन द पीरियड ऑफ 1945 टू 46 47 की पीरियड को आपको डिस्कस करना ही करना है। तो वो पॉइंटर्स वहां डिस्कस करने थे। स्टिल इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये एक्सपेक्ट करते ही हैं। फिर अगर आप देखिए ज्योग्राफी में तो आपको सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में पूछा गया है, कैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन में इफेक्ट करता है। अगेन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लगातार आ रहे हैं, इस बार अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में तो आते ही रहते हैं, अरेबियन सी में देखे गए तो वहां पर ऑन समथिंग विच वाज न्यूज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। नेक्स्ट वन को अगर हम देखें, व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में सोसाइटी में माइग्रेशन में आप पढ़ते हैं सोशल जस्टिस में कि भाई क्यों जो बिगर सिटीज में बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है लेकिन वहां लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, और अगेंस्ट सोसाइटल कनेक्शन एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि लोग बड़ी शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। स्टिल वी हैव सम बट ऑन अ क्वेश्चन विच इज ऑन बेसिक लाइंस। अगले सिक्स को आप देखो, क्लाउड बर्स्ट लगातार घट रहे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन, एलेबोरेट। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, ऐसा टाइम जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाएगी और जनसंख्या होगी ही नहीं काम करने के लिए। क्योंकि पहले हम पढ़ते थे डेमोग्राफिक डिजास्टर कि आपका डेमोग्राफिक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि किसी को काम ही ना मिले और अनरेस्ट होने लग जाए। एक नया कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक विंटर, बिकॉज जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अगर छोड़ दें तो डेवलप कंट्रीज कंसिडरेटली जो है वो जो रिप्लेसिंग रेट है उससे भी बहुत कम वहाँ पे बर्थ रेट चल रही है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बट इवन हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव फॉलन बिहाइंड ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विच वॉज हैपनिंग। भारत में भी जनसंख्या अब कम बढ़ रही है, बर्थ रेट्स डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब हम भी क्या दुनिया इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है, यहाँ आपको मेंशन करना। तो आपको कंपेयर करना था डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, कैसे डेमोग्राफिक विंटर माइट बी अ सिनेरियो इफ द बर्थ रेट्स कीप डिक्लाइनिंग, बट स्टिल यू कैन लुक एट नाइजीरिया एंड पाकिस्तान वेयर देयर आर हाई बर्थ रेट्स। तो अभी उतनी डर की बात तो नहीं, पर आपको इस क्वेश्चन को उस डायरेक्शन में लेके जाना था। अगले को देखें, 8 क्वेश्चन को, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन द प्रोग्राम डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। जेंडर पर क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। इस बार की खास बात यह देखिए इस क्वेश्चन में कि आपको जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट में फर्क बताने को कहा गया है। तो अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ इक्वालिटी एंड इक्विटी तो हम पढ़ते ही हैं, और एम्पावरमेंट कैसे डिफिकल्ट, दीज आर बेसिक स्टफ। इक्विटी और इक्वालिटी आर लाइक यू आर आस्किंग फॉर very very basic stuff of having equal opportunity, equal access. But when you look at women empowerment, how it's different than the other two, और क्या जब भी हम प्रोग्रामिंग डिजाइन करते हैं, जो हमारी पॉलिसी प्लानिंग होती है, उनमें क्यों इनका एक रोल अलग है कि भाई हम जेंडर कंसर्न्स को अकाउंट में ले। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर बैंक में आप देखो या स्कूल्स में देखो तो पहले टॉयलेट्स भी अलग अलग नहीं होते, ठीक है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से अंधेरे में आपको खोल दोगे और रात को खुला रहेगा तो महिलाएं कैसे जाएंगी वहां। सो यू हैव सर्टेन बेसिक एग्जांपल्स जो आप पुट यहाँ कर सकते थे। नेक्स्ट पे देखो 9th वन, intercaste marriages between caste which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Discuss. Again ऐसा टॉपिक जो रिसेंटली न्यूज में था, इंटरकास्ट मैरिजेस ये कह रहे हैं बढ़ी हैं इन द सेम सोशो इकोनॉमिक लेवल्स, इंटर रिलीजियस नहीं बढ़ी हैं। इसको आपको डिस्कस करना है। कोर क्वेश्चन है, उसके जो की कंपोनेंट्स सोसाइटल चेंजेस उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। देन एट द 10th क्वेश्चन, इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? यहाँ अगर आप देखो, यहाँ स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है
सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो डेवलपमेंट की बात जब हो रही है तो कहाँ की एरियाज में तीनों कोलैबोरेट कर सकते हैं? एजुकेशन क्या वो सेक्टर है जहाँ ये कोलैबोरेट कर सकते हैं? क्या स्किलिंग ही वो सेक्टर है जहाँ ये कोलैबोरेट कर सकते हैं? प्रॉपर एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस किया है इनके बारे में, इट इज स्टिल समथिंग विच इज डूएबल। अगर आप 11th क्वेश्चन की तरफ देखो तो दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कमेंट। अब देखिए चोलास के ऊपर मूवीज बनी, ठीक है, पोर्ट्स के नाम रखे गए, काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो उम्मीद थी कि उनकी वॉर स्ट्रेटजी या ऐसे किस विषय के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं तंजौर के हम बात कर ले, वहां पर जो इनका रोल है वो साउथ इंडिया में सबसे हाई माना जाता है। तो चोलास के बारे में अगेंस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम ट्रेंड देखें तो आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस बार, जो दिखाता है कि हमें एंशिएंट में कभी भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, उस सेक्शन को अलग से पढ़ना जरूरी है। बट स्टिल चोलास आर पीपल हु आर नोन, तो हम जब पढ़ते हैं तो इस एरिया को कवर करते ही करते हैं। तमिलनाडु की अगर आपने पढ़ी है बुक तो वहां तो और डिटेल में दिया गया है। 12th को देखते हैं, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से द वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड हिस्ट्री में कोर क्वेश्चन है, अक्सर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे, आपकी बार आए हैं। और एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी आया है कि बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस को मैनेज करने के लिए क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो अगर आपको वर्ल्ड वॉर की बेसिक कहानी भी पता है, जो डिवीजन हुआ था जर्मनी का, जर्मनी किस तरह से अपनी पावर्स को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी और कैसे अपने आप को जो कॉलोनिज्म की लड़ाई थी उसमें आगे रखना चाहती थी, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हेनरी क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसको क्लियरली पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने की वजह से और इंडिया में कॉलोनिज्म की वजह से उन्होंने इंडिया के इस हैंडीक्राफ्ट गुड्स के ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा कर दी, उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा मास मैन्युफैक्चर होने लग गए, वो ज़्यादा रेप्लिकेट किए जा सकते थे। और प्लस इंडिया के खिलाफ जो उनका रूल था उसमें जो इंडियन ट्रेड के खिलाफ और इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज के खिलाफ उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया। जो पैट्रोनेज उनको मिलती थी रूलर से वो खत्म हो गए। तो वो सारे एस्पेक्ट अगेन यू कैन डिस्कस इट है। 14th में अगर हम देखें, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज a सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जब गैंगेटिक वैली की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आप इस रीजन को डिस्कस कर सकते हो। वहां पे जैसे स्पेसिफिकली आप देख रहे हो ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है और इसकी वजह से क्या होगा, तो आपको वीट मैन्युफैक्चरिंग, पैडी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाएगा। आप उस डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हो। अगेन समवट वी हैड डिस्कस्ड एंड समथिंग विच वी एक्सपेक्टेड कि भाई ऐसा कुछ आ सकता है। आगे देखिए, व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियालिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड। अब रिसेंट टाइम में फिनोमेना हुआ था, मुझे याद है मैंने खुद एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हुए आपको बताया था व्हाट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट इज ऑरोरा बोरियालिस, कैसे ये होता है। साइंस एंड टेक में भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। तो अगेन समवट जो कि हो रहा था रिसेंटली न्यूज़ में, कंसिस्टेंटली आ रही थी चीज़ें, तो उससे पूछा गया है, व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ट्विस्टर्स का जो आमतौर पे बच्चों को पता नहीं होगा अगर उन्होंने ठीक से करंट इवेंट्स को ठीक से कवर नहीं किया होगा। ट्विस्टर का क्वेश्चन ऐसा है जो रेयर है, पर ये क्वेश्चन भी अगर आपने करंट पढ़े हैं तो आपको आएगा। तो वो एक चौंकाने वाला क्वेश्चन एक दो यहाँ दिख रहा है। देन यू लुक एट 17th वन, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। अब देखो, रीजनल डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी और रीजनल डिस्पैरिटी का इशू तीनों डिस्कस करना है आपको। तो बहुत ही एक ब्रॉडर हॉराइजन का क्वेश्चन है, किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि डाइवर्सिटी तो हमें पता अच्छी होती है पर वो रीजनल डिस्पैरिटी से कैसे अलग है। डाइवर्सिटी मतलब ये आपके अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब ये हो गया भाई भाषाएं तो बोलते हैं लेकिन एक इलाका बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ है, वो उड़िया बोलने वालों की का इलाका हो या छत्तीसगढ़ी बोलने वालों का, पर उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। देन यू लुक एट, तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है रीजनल डिस्पैरिटी। अगर आप देख लें इंडिया के स्ट्रक्चर में तो साउथ इंडिया बेहतर डेवलप है, ईस्ट इंडिया की हालत बहुत बुरी है, उस डायरेक्शन में। 18th क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, यहाँ बात हो रही है, Thus, comprehensive policies for equity and social justice underprivileged section are not yet getting the benefits of affirmative action envisioned by the Constitution comment. सीधी सी पॉइंट पूछा गया कि जो इक्विटी सोशल जस्टिस की बात की गई है अंडर प्रिविलेज सेक्टर को वो किस हद तक मिला है या क्या। अफर्मेटिव एक्शन, चाहे रिजर्वेशन की बात करें चाहे स्पेशल प्रोविजंस की बात करें, वो पूरी हो पा रही है नहीं। तो हम सबके सामने है कि वी हैव सीन द डिवाइड गोइंग फर्दर। कुछ सेक्टर्स को ऑब्वियसली फायदा मिला है पर एक बड़ा सेक्टर अभी तक एक सेगमेंट सोसाइटी का मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है। यहाँ अगेन कुछ पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए, सोसाइटी में डिस्कस करते हैं उसको तो वो पॉइंटर्स डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द अर्बन माइग्रेशन,
by skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon the personal freedom and relationship with family? Again, you can look at society का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर एक और, जहाँ पर क्लियर कट एक अप्रोच रखी गई कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे, पहले पार्ट में मैंने पूछा माइग्रेशन बढ़ रहा है, बट इसका प्रभाव उनकी व्यक्तिगत फ्रीडम, यानी वो किस तरह से अपनी जिंदगी जी पा रही हैं, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, उसको कैसे प्रभावित कर रहा है, प्लस उनकी रिलेशनशिप जो फैमिली के साथ है कैसे ट्रेंड इंपैक्ट करता है उसको। तो कुछ हद तक देखिए यहाँ पर फ्रीडम बढ़ती भी है और कहीं तक पर कर्टेल भी होती है, क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ यू कैन से फ्रीडम टू मूव। हालांकि वो बड़े शहरों में आई हैं, तो आप इमेजिन करते हो कि कोई भी अनमैरिड वुमेन अगर यहाँ शिफ्ट करती है, जिसके पास जॉब है, एम्प्लॉयड है, तो शी विल फील मोर फ्रीयर, शी विल फील मोर लिबरेशन इन टर्म्स ऑफ कोई कंट्रोल नहीं करेगा। बट रिसेंट जो तमिलनाडु में जब प्लांट्स लगे एप्पल वगैरह के, तो वहाँ ये एक नया स्टडी भी निकल के आया था, जहाँ देखा गया था कुछ डिसीजंस वो नहीं ले पा रहे थे बिकॉज दे आर बीइंग कॉट अप बिटवीन द जॉब्स एंड द कंसिस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द फैमिली टू सपोर्ट देम। तो वो डायरेक्शन यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, जो उसके पॉजिटिव आउटकम्स है वो डिस्कस कर सकते हो। फैमिली थोड़ी और ज्यादा ओपन भी हो रही है डिसीजन मेकिंग के मामले में कुछ हद तक, वो आप डिस्कस कर सकते हो। 20th क्वेश्चन अगर हम देखें, critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginalities। अब ये कहा जाता है कि भारत जितना कल्चरली डाइवर्स है उतना यहाँ पे मार्जिनैलिटीज ज्यादा है, और एक बड़ा जो आपका तबका है वहाँ पे वो एक हाशिए पे यानी कोने में पड़ा हुआ, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपकी तो पॉलिसी लेवल की इश्यूज है, प्लस जोग्राफिक कंसर्न्स है, प्लस सोशल कंसर्न्स है। तो उन तीनों कंसर्न्स की डिस्कशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन अ क्वेश्चन विच इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, बट यहाँ पर ये देखा गया, आप बार बार क्वेश्चंस को देखो तो जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग मांग रहे हैं आपको, जहाँ पर हर एक कीवर्ड को तोड़ के पहले बता रहे हैं भाई हमें इसकी अलग डेफिनेशन चाहिए, उसकी अलग डेफिनेशन चाहिए, और उसका इंपैक्ट क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस को देखो, जैसे ट्विस्टर्स वाला क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल है, चौंकाने वाले क्वेश्चन है, पर यहाँ जो खास बात है कि वो एग्जॉस्टिव क्वेश्चन पेपर है, जहां बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप हर सेक्शन को क्लियरली मेंशन करो। तो ये था आज का पेपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, कि ये पेपर किस तरह का। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं लिखा है तो आप आज बैठिए, अपने आंसर की प्रैक्टिस अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली, और आप प्रिपेयर करिए उसको अच्छे से, ताकि आप ग्रूव में रहे प्रिपरेशन की। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IS।